वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज जो हम लोगों ने क्यूक रिवीजन का जो सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उस टॉपिक का पार्ट 5। अभी तक हम लोगों ने टोटल 400 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इस क्वेश्चंस में हम लोग इस वीडियो में हम लोग 400 से लेकर 500 टोटल 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी का गठन किया था उन लोगों ने 1 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो ये चित्तरंजन दास ने ही दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास ने। आप लोगों को याद होगा कि 1922 का जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की गठन ब्लैंक की असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुआ था, और जब 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, उसके ठीक बाद 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नेता नहीं था। तो श्रीनिवास आंगयर थे, चित्तरंजन दास थे, विठल भाई पटेल भी थे, श्री राजगोपालाचारी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी से एक चीज याद रखिएगा, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी। तो ये किया था चित्तरंजन दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी.आर. दास। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। मोतीलाल नेहरू थे, सी.आर. दास भी थे, एन.सी. केलकर भी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था। तो विठल भाई पटेल थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विठल भाई पटेल। नेक्स्ट है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मार्टेंगू चैम्फोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। तो वो किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन की अध्यक्षता किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी और कब किया गया था, 1919 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो लाला हरदयाल नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मदन मोहन मालवीय हाँ, और मोतीलाल नेहरू भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 दोनों। नेक्स्ट है कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेना, बिल्कुल सही है। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, यह भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, ये नहीं है। भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है। तो स्वराज पार्टी के गठन से कौन कौन, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 दोनों। नेक्स्ट है कि साइमन आयोग नियुक्ति कब किया गया था। तो साइमन आयोग की नियुक्ति की गई थी 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था, और यह एक 7 सदस्यीय आयोग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो देखिए 8 नवंबर 1927 की तो इसकी नियुक्ति की गई थी, और वो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था। तो उदारवादी दल का कौन था, सर जॉन साइमन, जिसकी अध्यक्षता में साइमन आयोग आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन साइमन।
नेक्स्ट है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो भारत में आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के उद्देश्य से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये सुझाव दिया था कौन? उस समय जो कौन था? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन दिया था। तो लॉर्ड इरविन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड इरविन का टाइम काल कब था? 1926 से लेकर 1931 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड इरविन से एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच। कोई कोई बुक में आपको 4 मार्च की जगह 5 मार्च भी मिल जाएगा। 4 मार्च और 5 मार्च 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो भारतीय जन आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि यह व्हाइट मैन कमीशन था और इसमें कोई भी भारतीय को जगह नहीं दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। और फिर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध होता है। नेक्स्ट है कि कथन और कारण दिए हुए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। बिल्कुल सही है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य को जगह नहीं दिया गया था। तो कांग्रेस का ये कहना था कि अगर आप किसी भारतीय को जगह ही नहीं दीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? तो वह लीग जो था वो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू के द्वारा और कब यह प्रकाशित होती है? अगस्त 1928 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग सबसे पहले सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो अभी हम लोगों ने देखा नेहरू रिपोर्ट कब? अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ML नेहरू। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कह रहा है, नेहरू रिपोर्ट ब्लैंक की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन कहता है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, तो ये गलत है। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, हाँ इसकी बात की गई थी। और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान ये भी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में लाहौर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, ये बिल्कुल सही है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की, यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है लाला लाजपत राय को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में
इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन के संबंध था। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से जवाहरलाल और सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14वां सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये कब रखा था? 1929 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो 1929 की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 31 दिसंबर 1929 को रात के ठीक 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? तो अभी हम लोगों ने देखा जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो सर्वप्रथम उन्होंने किया था लाहौर अधिवेशन 1929 की, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम कलकत्ता अधिवेशन 1928 की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। रामगढ़ अधिवेशन 1940 की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, और लखनऊ अधिवेशन 1936 की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। लेकिन यहाँ सर्वप्रथम पूछ रहा है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये किया था मौलाना हजरत मोहानी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। नहीं, ये गलत है। फिर है इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो देखिए, अगर कहते हैं भारत की विदेश नीति की घोषणा, ये था। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, ये भी था। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये भी था। अस्पृश्यता अनुमूलन, ये नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ क्या हुआ था प्रारंभ? सबने अवज्ञा आंदोलन, अप्रैल 1930 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है नमक सत्याग्रह में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने जो दांडी मार्च था वो 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। तो ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून तोड़ने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़ने से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत में सत्याग्रहियों की संख्या गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो ये गुजरात से थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात से। नेक्स्ट है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो किस में दिया गया था? लाहौर सत्र में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर सत्र। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो भारतीय इतिहास में जो 6 अप्रैल 1930 की जो तिथि है वो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? तो वो था बेब मिलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेब मिलर।
नेक्स्ट है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंध है? तो यह गांधी जी की दांडी यात्रा से ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी की दांडी यात्रा से। नेक्स्ट है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, ये तो सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका संपादन मतलब अंत दांडी में हुआ था, ये भी सही है। समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, ये भी सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी, ये गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो 12 मार्च 1930 को हुई थी और लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो वो यह पुणे के यरबदा जेल में थे और यही पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यरबदा जेल। नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये अब्बास तैयब जी ने लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर तट पर किसने किया था एक अभियान संगठित? सी राजगोपालाचारी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने दांडी प्रारंभ किया था? तो गांधी जी जो दांडी प्रारंभ किए थे साबरमती स्थित आश्रम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती से। नेक्स्ट है कि गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, ये बिल्कुल सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये गलत है। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो देखिए दांडी मार्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो दांडी मार्च कब? 12 मार्च 1930। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 9 अगस्त 1942। गांधी अरविंद समझौता कब? 4 मार्च 1931। और साइमन कमीशन का आगमन कब? 3 फरवरी 1928। तो सबसे पहले कौन हुआ? साइमन कमीशन का आगमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शटर्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था, क्या किया था? कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। तो लाल कुर्ती दल जो है वो अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था और इस आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए। नेक्स्ट है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। वो किसके प्रदर्शनकारी थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रदर्शनकारी की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मणिपुर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट है कि बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया था। तो गांधी जो थे वो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौतों के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी इरविन समझौते जो कि 4 मार्च 1931 को हुआ है, उसको हस्ताक्षरित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो तेज बहादुर सप्रू ने निभाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो ये किसने कहा था, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से क्या समझौता हुआ था। तो कहीं कहीं मैं बताया ही था आपको, कहीं 4 मार्च कहीं 5 मार्च, आपको दोनों डेट देखने के लिए मिल जाएगा। ये गांधी इरविन समझौता की बात कर रहा है, जिसको कि दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। तो इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहने वाली हैं सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू, जिन्होंने कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। तो गांधी इरविन समझौता जो मुख्य रूप से था वो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद ही फिर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को होता है, जिसमें महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। तो गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था। तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। तो कराची अधिवेशन का सभापतित्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा को माना था। तो ये माना था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस.सी. बोस। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम रखकर सही कूट कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो हुआ है 7 सितंबर 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये भी 1931। महात्मा गांधी को फांसी 23 मार्च 1931 और गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। इसको आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। तो देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो ये है 1931। राजगुरु को फांसी तो 23 मार्च 1931 और गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। ये जस्ट पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो सही अरेंज कीजिएगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 2 और 1। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत किया था। तो गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और में सिर्फ और सिर्फ किया था और ये इन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा कि तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लेने वाले थे भीमराव अंबेडकर, जो कि अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था। तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। तो यहाँ पहले की बात कर रहा है तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो ये लिया था मौलाना मोहम्मद अली ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था के.टी. पाल ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, के.टी. पाल। नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। यह 1930 में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ द्वितीय में भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था SS राजपुताना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए SS राजपुताना। नेक्स्ट है हमारा कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ द्वितीय में 7 सितंबर 1931 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय में। आगे बढ़ने से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए इतने देर से इतना बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आप लोग एक वर्ड में तो टाइप कर ही सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब ठहरे थे, तो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अभी हम लोगों ने देखा कि BR अम्बेडकर जो कि अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लंदन से। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी हाँ भाग लिए थे, मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे, सरोजनी नायडू हाँ भाग लिया था इन्होंने भी, मौलाना आज़ाद ये भाग नहीं लिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों भाग लिए थे। नेक्स्ट है कथन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने किया था। तो ये गलत है। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 31 और 32 में, तीनों गोलमेज के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहता है वो है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है कि 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं के लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि देखिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हम लोग जनरली पढ़ते हैं, लेकिन ये तीनों प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो था वो तीनों अलग अलग नहीं थे परंतु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये तीनों अलग नहीं थे परंतु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो कि 3 सत्रों में अलग अलग संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। ये बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ये भी सही है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में कौन सा हुआ है? 17 नवंबर 1932 को तीसरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? तो किसे किया गया था? पूना समझौता को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी जो अपना पहला आमरण अनशन था वो कॉमनियल अवार्ड जो कि 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉमनियल अवार्ड के समय। नेक्स्ट है कि श्री BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता होता है जो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पूना समझौता जो कि 24 सितंबर 1932 को होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पूना समझौता का उद्देश्य था। तो पूना समझौता की अगर हम लोग उद्देश्य की बात करते हैं तो पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व देना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक अवार्ड
एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीट दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः 148। देखिए हुआ क्या था कि दलितों के लिए जो प्रांतीय विधानसभा था उसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हमारा 1932 में महात्मा गांधी ने मरणप्रत उपवास प्रधानता इसलिए किया था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड जो था वो सांप्रदायिक अधिनिर्णय कॉमनियल अवार्ड की घोषणा कर दिया था 16 अगस्त 1932 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये सीरीज आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है या नहीं है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट ही है जो हमें आप लोगों के लिए वीडियो लाने और आप लोगों के लिए एक सही डायरेक्शन में काम करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।